गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. वी ऑलरेडी स्टार्टेड बड़े घर की बेटी, जिसमें मैंने 1 पेज आई हैव ऑलरेडी डन. टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड. ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि यही सब हम लोग ने किया था. देख लेते हैं. अब तक हम लोग ने देखा कि बेनी माधव सिंह नाम के एक जमींदार है जो गौरीपुर में रहते हैं, और उनके 2 बेटे हैं, श्रीखंड और लाल बिहारी सिंह. श्रीखंड जो है दुबला पतला सा युवक है जिसने बीए की परीक्षा पास की है, और उसका जो भाई है वो कसरत करता है, अपना शरीर बनाता है. ठीक है. और श्रीखंड जो है वो अपने माँ पिता और भाई दोनों को प्रेम करता है. वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रति मतलब पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात भी वो भारतीय संस्कृति का पक्षधर है. ठीक है. वो ये, लेकिन वो एक संयुक्त परिवार का समर्थक है, लेकिन उसका यह मानना है कि लड़कियां जो है संयुक्त परिवार को तोड़ती है. ठीक है. और उसकी शादी जो है आनंदी से होते है. तो आज हम आनंदी के बारे में पढ़ रहे हैं. आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी. उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे. ठीक है. तो उसके जो पिताजी थे तालुकेदार थे, बड़े जमींदार थे. आनंदी नाम की एक लड़की थी जो उच्च कुल, उच्च कुल मतलब यहाँ पर है थोड़ा रिच फैमिली से थी. और उसके पिताजी एक बड़े जमींदार थे. विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस मतलब होते हैं जो साफ सफाई करने वाले होते हैं, उनको बोला गया. ठीक है. आन से रेसी मजिस्ट्रेटरी और ऋण जो उनसे ऋण ले रहे हैं उसके पिताजी से, मजिस्ट्रेट के जो वो पैसा उधार ले रहे हैं उसको बोला गया. ठीक है. जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य प्रदात है. तो एक तालुकेदार थे तो अच्छा विशाल घर था. हाथी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ मौजूद थे. ठीक है. यहाँ सभी यहाँ विद्यमान थे. नाम था भूप सिंह. तो आनंदी के पिताजी का नाम क्या था? भूप सिंह, जो कि बड़े जमींदार थे. बड़े उदारचित्त और प्रभावशाली व्यक्ति थे. बड़े थे, ऊंचे पद पर थे, लेकिन काफ़ी उदार भी थे और प्रतिभाशाली भी थे. पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था. लेकिन उसके भूप सिंह को एक भी लड़का नहीं थी, 4 लड़कियां थी. ठीक है. आनंदी चौथी लड़की थी. वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी. तो आनंदी सबसे छोटी लड़की थी और सब गुणवती भी जितनी थी उतनी रूपवती भी थी. दिखने में भी अच्छी थी और उसके गुण भी अच्छे थे. ठीक है. इससे ठाकुर भूप सिंह को बहुत प्यार करते थे. इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे. सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं. ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें. अब आनंदी इतनी गुणवती है, रूपवती है, तो वो चिंतित हो गए कि मेरी पुत्री के लायक उस एक अच्छा लड़का मिलेगा या नहीं. ठीक है. ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे. ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना ही यही बेस्वीकार थी कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े. कहने का मतलब है वो ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा कोई मिल जाए जो मुझसे बहुत दहेज मांगे, जो ऋण बहुत दहेज मांगे, और कहीं कोई ऐसा ना मिल जाए जो जिसके कारण जो है जो मेरी बेटी के गुणों का सम्मान ही ना कर पाए. ठीक है. जो उसके लायक ही ना हो, इस टाइप का ही कोई ऐसा ना हो जाए. ठीक है. एक दिन श्रीखंड सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए. भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए. तो एक दिन क्या हुआ, जो श्रीखंड था वो रामायण उन लोग ये करते थे, रामलीला करते थे. तो रामलीला करने के लिए वो चंदा मांग रहा था. ठीक है. तो एक दिन वो चंदा मांगने के लिए आनंदी घर में पहुंचा, और वहां पर उसकी मुलाकात भूप सिंह से हुई. और भूप सिंह जो है श्रीखंड सिंह के स्वभाव से बहुत ही अधिक वो प्रभावित हो गए. ठीक है. धूमधाम से श्रीखंड सिंह का और तय कर लिया कि वो उसकी अपनी बेटी की शादी जो है श्रीखंड सिंह कराएंगे. और धूमधाम से श्रीखंड सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया. ठीक है. आनंदी अपने नए घर में आई तो वहाँ रंग ढंग कुछ और देखा. जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी, जितनी सुविधाएं घर में थी, टीम टाम मतलब, ठीक है, बनाव सिंगार मतलब. ठीक है. बचपन से तो पड़ी हुई थी, वह अब नाम मात्र को भी ना थी. जब वो अपने घर में आई तो रंग ढंग कुछ और ही था. उसका घर तो बिल्कुल उतना सुंदर सा मकान, उतना सुंदर सा बंगला था, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं था. ठीक है. हाथी घोड़ों का कहना तो क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी. बहुत ही आम सामान टाइप का जो है घर था. तो इस तरह से यहाँ पर जो है आनंदी के बताया गया. रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ सैर करती. मकान में खिड़कियाँ तक ना थी, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार, ना तस्वीरें. ठीक है. फर्श जो कारपेट होता है उसको बोला गया है, ना दीवार पर तस्वीरें. बहुत ही सामान्य सा घर था. वह एक सीधा साधा देहाती में गाँव का गृहस्थ मकान था. किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस परिस्थितियों में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही ना. लेकिन फिर भी आनंदी ने इसकी शिकायत अपने पति से नहीं की. उसने अपने आप को उसी वातावरण में ढाल लिया
और उसने अपने आप को ऐसा बना लिया कि उसे इन सब चीज़ों की मैंने जो चीज़ों की आदत थी वो सब चीज़ें जो है उसने कम कर दी। मैं यहाँ पर रहना वो सीख गई, श्रीखंड के साथ में रहना वो सीख गई। ठीक है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी, तब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी तो पाव भर से भी अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत मतलब बचत। उसने सब घी मांस में ही डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी। तो एक दिन क्या हुआ, जो लाल बिहारी उसका श्रीखंड तो काम करने के लिए बाहर चल जाते थे, तो घर में आनंदी रहती थी। एक दिन लाल बिहारी क्या किया, एक तो चिड़िया मार के ले गया और बोलने लगा कि भाभी आप मुझे ये चिड़िया जो है मैंने ये जो मीट मटन जो है वो मुझे बना के दीजिएगा। तो आनंदी में बड़े प्यार से उसने उसका भोजन बनाया। उसने जैसे ही भोजन पकाने के बैठी, देखती है कि हांडी में पाव भर 250 ग्राम जो है घी था, और उसने क्या किया, पूरा घी जो उस मांस में ही डाल दिया। अब उसको ये नहीं मालूम कि पाव भर घी उसे महीने भर चलाना है। ठीक है। तो और दाल जब बनाई तो दाल में घी नहीं था, और जैसे ही आनंदी ने लाल बिहारी को भोजन दिया, सर्व किया, और जैसे ही लाल बिहारी ने भोजन खाया तो उसे दाल में क्या है, घी नहीं लगा। तब उसने पूछा, आनंदी ने कहा घी, तो उसने पूछा कि भाभी आपने दाल में घी नहीं डाला। तो आनंदी कहा वो घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतनी जल्दी उड़ गया। तो आनंदी बोला, कल परसों ही तो लेके आए थे घी और इतनी जल्दी आपने ख़त्म कर दिया। तो बोले, हाँ थोड़ा सा ही था तो पूरा डाल दिया, उसको क्या मालूम कि पूरा महीना भर चलाना है। ठीक है। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा। ठीक है, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उड़ती, उसी तरह क्षुब्रा माने भूख से, क्षुद्रा से बावला मनुष्य जरा से बात पर तिलक उठता है। तो मैंने बोला, हाँ बोले उसमें पाव भर घी था और पाव भी घी जो है मैंने मांस में डाल दिया। तो वैसे ही लाल बिहारी को भूख लगा हुआ था, ऊपर से ये उसका आनंदी का ये जवाब भी मिला। तो वो मैंने गुस्सा आ गया उसे। लाल बिहारी ने भावच को यह ठिठाई बहुत बुरी लगी। मैंने इस तरह से भावच का जवाब देना उसको अच्छा नहीं, ठिठाई मैंने इस तरह से जवाब देना उसको अच्छा नहीं लगा। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती है। तो फिर उसने भावच को बोला, ऐसा लगता है आपके मैके में तो बोले घी की नदियाँ बहती हैं। तब स्त्री गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उसे मैके की निंदा नहीं मानी जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा सो भी तो 9 लाख का। मतलब कोई बात भी बोला है तो ऐसा बोला है जो मेरे घर में बिल्कुल भी उचित नहीं बैठता है। ठीक है। तो आनंदी ने सब कुछ सुना, लेकिन वो अपने मैके की बुराई नहीं सुन पाई। उसने कहा, वह इतना घी तो नित्य नाई का हार खा जाता है। मैंने हमारे जो नौकर चौकर लोग हैं इतना घी तो रोज ही खा लेते हैं। लाल बिहारी को गुस्सा आ गया। बोले, ये किस तरह जवाब है। थाली उठाकर पटक दी और बोला, जो जी चाहता है जीभ खींच लो। ठीक है। उसने थाली भी पटक दी और साथ में कहा कि भाभी का मैंने अपने आनंदी को बोलने लगा, कैसा लगता है कि आपके जीभ ही में टान लो। आनंदी का भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा। बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देती। वे होते मतलब मैंने आज श्रीखंड जी होते तो तुमको पता होता कि तुमने किस तरह से मेरे साथ में व्यवहार किया है। वह अनपढ़ उज्जड़ लाल बिहारी से ना रहा गया। खड़ाऊ उठाकर, खड़ाऊ मैंने जो पैर में जूता पहने जाता है ना, चप्पल लकड़ी का, उसका उठाकर आनंदी को की ओर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फुली हो ना उसे भी दिखा देखूंगा और तुम्हें भी। तो बोले तो फिर बोलने लगे, हाँ बोले तुम अपने मेरे भाई का मुझे दोष दिखा रही हो ना, तो अपने भाई को भी देख लूंगा और तुमको भी देख लूंगा। ठीक है। अनपढ़ था, अलहड़ था, गुस्सा था, क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा को समझ में नहीं आ रहा, क्या व्यवहार कर रहा वो भी समझ में लाल बिहारी को नहीं आ रहा था। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफी चोट आया। तो हाथ से उसने उस खड़ाऊ को रोका, सिर में तो चोटें लगी पर उंगली पर चोट लग गई। क्रोध के मारे हवा में हिलते हुए पत्ते की भांति कांपते हुए अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषार्थ का घमंड होता है। स्त्री का बल और पुरुषार्थ का घमंड मैंने स्त्री मैंने कहने का मतलब है स्त्री का बल और पुरुषार्थ का घमंड होता है। मनुष्य जो है, मनुष्य को अपने पुरुषार्थ का घमंड होता है कि वो अपने बल को स्त्री पर प्रयोग करे। ठीक है। प्रयोग करके जो है अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं पुरुष लोग, उसके बारे में बोला गया है। आनंदी खून का घूंट पीकर मैंने अपमान का घूंट पीकर वो रह गई। वो अपने कमरे में चले गई कि इतना दुर्व्यवहार किया गया। ऐसी वो उसने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्रीकांत सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, मैंने अपने कमरे में रही, कमरे से बाहर ही नहीं आई। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीखंड की राह देख रही थी। अंत में शनिवार को वे नियम अनुसार संध्या समय पर आए और
और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें और कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। कौन? श्रीखंड। वो शनिवार को आया और वो यहाँ वहाँ की बात करने लगा। सभी लोग, गांव के लोग आ जाते थे और उससे बात सुनते थे। यह वार्तालाप 10 बजे तक रात भर चलती रही और गांव के भद्र पुरुषों को इन सब बातों में ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की भी सूद नहीं। मतलब उसका जैसा ही वो श्रीखंड शहर से आता था, गांव के लोग जो उससे बात सुनने में व्यस्त हो जाते थे। ठीक है, खाने पीने का सूद भी नहीं होता था। श्रीखंड को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आंटी ने बड़े कष्ट से कहा। वो प्रतीक्षा कर रही कि कब वो कमरे में आएगा और मैं ऐसा पूरी घटना उसे पूरा बताऊंगी। इस तरह से भोजन का समय आया, पंचायत उड़ गई, एकांत हुआ तो बिलाल भाई ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए, मुंह संभाल कर बातचीत क्या करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। तो अभी इतने में क्या हुआ, लाल बिहारी को भी समझ में आया कि भाई हो गया है, तमाशा होगा, भाभी तो जरूर इसको बोलेगी। तो उससे पहले लाल बिहारी बोल देता है कि भैया जो है आप थोड़ा भाभी को संभालिए कि वो मुंह संभाल कर बात करें। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक आज हम रख रहे हैं। नेक्स्ट आगे जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।